हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि इस वीडियो का, इस जो चैप्टर का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये चैप्टर 3, इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है, राइट। इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। और इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे मैंने वहां पर क्या करे हैं, डिस्कस किए हैं। तो पहली बात, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगे, ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, राइट। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो वीडियो जरूर देखना, जिससे कि आप एक तरह से इस चैप्टर के अंदर महारथी बन जाओ, राइट। आप खुद देखोगे कि यार ये जो हमारी एक्सरसाइज है ना, ये इतनी आसान हो जाएगी, इतनी इजी हो जाएगी आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक्सरसाइज इतनी इजी है। इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, जिससे कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक एक तरह से जो आपकी नींव होती है, जो बेस होता है, वो स्ट्रांग हो जाए इस चैप्टर से रिलेटेड। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक सेकेंड, आ जाओ। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर अपने को क्या बताना है भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट। जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 था, उसके अंदर हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमारे पास में इक्वेशंस बनानी थी, फॉर्म करनी थी, राइट। वहां पर हमें स्टेटमेंट्स दी हुई थी, प्रॉब्लम्स दी हुई थी। उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा एक तरह से ऑब्जर्व करके उनकी इंप्लीमेंटेशन करनी थी, वहां पर उनको प्रॉब्लम्स की इक्वेशंस बनानी थी, और इक्वेशंस बनाने के बाद में ग्राफ्स के अंदर उसे हमें क्या करना था, प्लॉट करना था। और प्लॉट करने के बाद में हमें देखना था कि जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे। जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करती थी, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर सॉल्यूशंस देखते थे, राइट। अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमें इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अब सबसे पहली बात देखना, सबसे पहली बात आपको यह देखना है मेरे प्यारे बच्चे, कि हमारे पास में कोई भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है, उसके सॉल्व करने के हमारे पास में कितने मेथड्स होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो हमारे पास में टोटल कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। अब 3 मेथड्स कौन कौन से होते हैं, 3 मेथड्स में होता है, एक मेथड तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो इसी मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, वो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। और एक मेथड हमारा कौन सा होता है, बताइए, एक मेथड हमारा कौन सा होगा। ये जो वाला मेथड है ना, ये मेथड एक तरह से आपके रिड्यूस हो रखा है, तो इस मेथड को हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, पहली बात, राइट। तो थर्ड वाला मेथड हम यहां पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो दो मेथड की हेल्प से हम यहां पर क्या करेंगे, एक तरह से दो मेथड की हेल्प से ही हमें यहां पर इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, राइट। तो हम इन दोनों मेथड को ही डिस्कस करेंगे यहां पर। चलो तो आ जाओ, सबसे पहली बात, तो पहली बात, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है, तो हमारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही देखना है सिर्फ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट वाला पार्ट। इसने कहा है हमारे पास में एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। ये दो इक्वेशन अपने को गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमें क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको आप बोल दो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर किसी भी इक्वेशन से अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, किसी भी इक्वेशन से अगर आप कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो जिस इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है ना, उसको दूसरी इक्वेशंस में आपको रखना है। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो मान के चलिए कि मैं फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो यहां पर x प्लस वाई मैं लिख लेता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन
हम फर्स्ट को देख रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखो मैं चाहूं तो x की भी वैल्यू निकाल सकता हूं और y की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। मान के चलिए कि हम x की वैल्यू निकालें, तो x इज इक्वल टू 14, इस y को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब जो ये x की वैल्यू 14 माइनस वाई है, इस वाली वैल्यू को, x की वैल्यू जो 14 माइनस वाई है, इस वाली वैल्यू को मैं किस में रखूंगा? सेकंड इक्वेशन में रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट से निकाली है x की वैल्यू। जिससे आप निकालोगे उस वैल्यू को उसमें नहीं रखना है, सेकंड वाली इक्वेशन में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंड से निकालते हैं x की वैल्यू, मान के चलिए x इज इक्वल टू माइनस वाई को ट्रांसपोज करते तो 4 प्लस वाई निकलता। अब अगर आप सेकंड वाली इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो तो उस वाली वैल्यू को आपको किस में रखना है? फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखना है। बस ये ध्यान रखना है आपको, राइट? किसी में भी आप कर सकते हो। चलो, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई आ गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब इस वाली वैल्यू को किस में रखेंगे? सेकंड वाली में रखेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन, कहां पर? इक्वेशन, किसमें करेंगे? इक्वेशन इससे निकाली है हमने तो इसमें पुट करेंगे, सेकंड वाली में पुट करेंगे, राइट? क्लियर है? इससे निकाली है फर्स्ट वाली से तो सेकंड वाली में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम यहां पर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू 14 माइनस वाई को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो जहां पर x है वहां पर 14 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखो x यहां पर है तो x की जगह पे मैं 14 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। माइनस वाई है इज इक्वल टू 4। अब यहां पर क्या होगा? 14 माइनस वाई, और माइनस वाई क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस 2y हो जाएगा। तो 14 माइनस 2y, और यहां पर है हमारे पास में 4। तो एक तरह से इस 14 को मैं ट्रांसपोज कर सकता हूं। 14 को ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो माइनस का 2y, और यहां पर हो जाएगा 4 माइनस का 14। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है? 4 माइनस 14। अगर हम करें तो देखो ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 14 में से 4 लेस करो, कितना आएगा? 10 आएगा। 10 लिख देता हूं, और वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। क्लियर है? तो माइनस की वैल्यू आ गई। अब देखो यहां पर माइनस है, यहां माइनस है, काट दो साइन, तो माइनस से माइनस रिड्यूस, तो 2y की वैल्यू आ गई हमारी 10। यहां कर लेते हैं, 2y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 10 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डिवाइडेड बाय 2। 2 को ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है y के साथ, 2 ट्रांसपोज होगा डिवाइड में जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहां पर y की वैल्यू निकल के आ गई है 5। क्लियर है बात? तो y हमारा निकल के आ चुका है 5। अब बात करते हैं, y तो निकल गया सर, अब x कहां से निकलेगा? तो x कहां से निकलेगा सर? x यहां से निकलेगा। चाहो तो आप यहां पे पुट कर दो x, चाहो तो यहां पुट कर दो, चाहो तो यहां पुट कर दो, कहीं पर भी x पुट कर दो। तो मैं एक काम करता हूं, x यहां पुट करता हूं। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं पुट करता हूं x की वैल्यू 14, x इज इक्वल टू मुझे पता है 14 माइनस वाई है, राइट? और y की वैल्यू मैं 5 पुट कर देता हूं, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो y 14 माइनस y की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, तो x की वैल्यू 14 माइनस 5 9 आ जाएगा। तो यहां पर एक तरह से x भी निकल गया है 9। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एक तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है ना वही फाइंड होती है। तो यहां पर हमने एक तरह से यहां पर इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर दी है x और y की। तो x हमारा 9 आया है और y हमारा यहां पर 5 आया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमारे को यहां पर सॉल्व करना है क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, बस डील करना है आपने को। बेटा ब्लर तो नहीं हो रही है इमेज? ब्लर तो नहीं हो रही है ना? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेकंड s माइनस टी वाला। सेकंड इक्वेशन ले लेते फटाफट से, इसको मेरे को रब करना होगा बेटा, इसको मेरे को रब करना होगा, और सेकंड वाली इक्वेशन फटाफट से ले लेते हैं ना, बहुत अच्छी इक्वेशन है। एक सेकंड, सेकंड क्या इक्वेशन है जल्दी से? सेकंड है हमारे पास में s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s डिवाइडेड बाय 3 प्लस t डिवाइडेड बाय 2, राइट, इज इक्वल टू यहां पर है हमारे पास में 6। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो यार यहां पर क्या दिक्कत है, ये वाली जो इक्वेशन है ना ये तो बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है, s माइनस टी इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाली इक्वेशन देखो, s डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, थोड़ी कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है। ये वाली जो इक्वेशन है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है, राइट? अब क्या करेंगे हम, इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं सर? देखिए यहां पर हमारे पास में ये जो इक्वेशन है,
ये एक तरह से रेशनल फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन फॉर्म में है। जब भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशंस आपकी हो तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, इन डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे सर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो डिनोमिनेटर रिड्यूस करने का एक तरीका होता है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं आपके, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर एलसीएम क्या आ रहा है बताओ, ये 3 है डिनोमिनेटर, यहां पर 2 है डिनोमिनेटर, यहां पर क्या होगा डिनोमिनेटर 1 होगा, ऑब्वियसली बात है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है। तो यहां पर अगर मैं 3, 2 और 1 का एलसीएम लूं तो कितना आता है, 6 आता है सर। तो यहां पर एलसीएम आ रहा है मेरा, एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के लिए यहां पर टर्म्स अगर मैं पूछूं तो टर्म्स कितनी है, तो आप कहोगे सर टर्म्स तो एक तो s/3 है, s डिवाइडेड बाय 3, एक है t/2 और एक टर्म है 6। पूरी इक्वेशन में 3 टर्म्स है, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हर एक टर्म को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही है रिड्यूस करना एक तरह से। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आपको रिड्यूस करना है डिनोमिनेटर की वैल्यू को, तो आप उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। यह एक बेस्ट तरीका होता है डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने का, राइट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये पूरी टर्म्स को, जितनी भी टर्म्स है उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो हम लिख लेते हैं multiplying each term by 6, multiplying each term by 6, राइट। तो यहां पर अपन इस इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन थी s डिवाइडेड बाय 3, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से, प्लस हमारे पास में है t डिवाइडेड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, और यहां पर है 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। क्लियर है बात। अब देखो यहां पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से ये 3 टाइम्स जा रहा है, और ये हो गया हमारा एक तरह से 2s प्लस t इंटू 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। अब आप देख रहे होंगे यहां पर एक इक्वेशन हमारी ये बन के आ गई है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इस वाली इक्वेशन को आप क्या कर दो, भूल जाओ। आपको सिर्फ ये याद रखनी है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, बाकी इस इक्वेशन को भूल जाना है। जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी उसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इसमें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कभी भी अगर इस टाइप की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाए ना, तो आपको उसको कन्वर्ट कर देना इस तरीके से, और फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल बढ़िया। अब क्या करना है सर, देखो ये इसको बोल देते हैं हम, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, और ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई है, सेकंड हो गई। ठीक है, हमने बोल दिया। अब क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट से अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम सेकंड में पुट कर देंगे, या फिर सेकंड से अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे। जो आपकी इच्छा आप कर सकते हो। तो मान के चलिए हम फर्स्ट से ही वेरिएबल की वैल्यू निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एस की वैल्यू निकल जाएगी, टी को ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से हम निकाल रहे हैं, तो s माइनस में t इज इक्वल टू हमारा क्या है, 3 है। तो s की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, s की वैल्यू निकलेगी t प्लस 3, t को उधर भेज दिया तो पॉजिटिव t हो गया प्लस 3, t प्लस 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो s की वैल्यू हमारी t प्लस 3 आ गई। इस s की वैल्यू t प्लस 3 को मैं यहां पर कहां पर पुट करूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। सेकंड वाली कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, राइट, इसमें पुट कर देंगे। तो हम यहां पर कर लेते हैं पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग हमारे पास में है s की वैल्यू t प्लस 3 इन इक्वेशन, किसमें पुट करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ये लो जी सेकंड इक्वेशन ये वाली है, 2s प्लस 3t, यहां लिख लेते हैं 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36, राइट। और s की वैल्यू t प्लस 3 है, तो यहां पर जहां पर s है ना, जहां पर s है वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, वहां पर पुट करूंगा t प्लस 3। क्लियर है बात। तो यहां पर ये लो जी 2, और s की जगह मैं रखूंगा t प्लस 3 प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे t से तो कितना आ जाएगा 2t, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, प्लस यहां पे है 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर है बात। अब देखो 2t प्लस 3t, जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर सकते हैं, 2t और 3t ऐड हो जाएगा तो 5t हो जाएगा। 6 को भले आप उधर ट्रांसपोज कर दो तो 6 ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा 30, तो 5t यहां पे मैं कर रहा हूं, यहां पे 5t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 30। तो हमारी t की वैल्यू निकल गई भैया 30 डिवाइडेड बाय 5, विच इज t की वैल्यू 6।
30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 जा 30, टी की वैल्यू हमारी 6 निकल गई। क्लियर है बात? चलो अब टी की वैल्यू 6 निकलने के बाद में हमें एस की भी वैल्यू निकालनी है। कहां पुट करें, कहां ज्यादा इजी रहेगा, यहां पे पुट कर लेते हैं, क्योंकि s इज इक्वल टू टी प्लस थ्री है, तो मान के चलिए कि यहां पे पुट कर रहे हैं बेटा, तो s इज इक्वल टू टी प्लस थ्री, तो s में s ही रहेगा, और t की वैल्यू मैंने यहां पर पुट, t की वैल्यू मेरी 6 निकली है, तो मैं यहां पर t की वैल्यू पुट कर दूंगा, t की वैल्यू 6 है, t प्लस थ्री है, तो s की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 6 प्लस थ्री विच इज 9। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने t की वैल्यू निकाल ली है 6, s की वैल्यू निकाल ली है 9। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया। थर्ड वाला क्वेश्चन है 3x माइनस वाई, फटाफट से थर्ड वाला करते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है बस, और कुछ नहीं करना है आपको, वेरिएबल्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है बेटा, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ। वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या है यहां पर, थर्ड, थर्ड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 9। राइट, ये अपने पास में दो इक्वेशंस दी हुई है। पहली बात तो ये इक्वेशन सिंपल है क्या, बिल्कुल सिंपल है सर, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। चलो अब किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही निकाल लेते हैं, जरूरी नहीं आप फर्स्ट से निकालो, इससे भी निकाल सकते हो वेरिएबल की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। मैं इससे निकाल लेता हूं फर्स्ट से, तो फ्रॉम यहां लिखना जरूरी है, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल रहे हैं, तो यहां पर अपने पास में इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट, और 3x y को आप उधर ट्रांसपोज कर दो, तो या एक काम करो, देखो ज्यादा अच्छा होगा क्या, बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको यहाँ पे। देखो तरीका होता है सॉल्व करने का इक्वेशन, राइट, अगर मैं माइनस वाई को उधर ट्रांसपोज कर दूं तो पॉजिटिव वाई हो जाएगा, और इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो 3x है ही, माइनस 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या किया मैंने, जरूरी नहीं है x की वैल्यू ही निकालो, y की वैल्यू निकाल दी। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू निकालता मान के चलो, तो ये 3x होता, और इस माइनस y को ट्रांसपोज करता तो प्लस y हो जाता, तो एक तरह से यहां पर 3 प्लस y हो जाता। तो x की वैल्यू फिर कितनी निकलती मेरी, 3 प्लस y, और 3 को ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं, x की वैल्यू, अब इसको पुट करना कितना थोड़ा सा टिपिकल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो ज्यादा अच्छा होगा कि y को आप ट्रांसपोज कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा y, और 3 को इधर ले आओ तो 3x माइनस थ्री, तो y की वैल्यू 3x माइनस थ्री। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट से ये y की वैल्यू निकल गई, इस y की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे, बस खत्म। क्लियर, तो ये अप्रोच भी आपको आनी चाहिए, कौन सी वैल्यू अपन निकालें यहां पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3x माइनस थ्री इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से हमने निकाली, उसको हम सेकंड में पुट कर देते हैं, राइट। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 9x माइनस में 3y इक्वल टू 9, ये अपने पास में सेकंड इक्वेशन है। हम y की वैल्यू 3x माइनस थ्री पुट करेंगे, तो जहां y है वहां 3x माइनस थ्री पुट करना है, तो यहां पे 9x माइनस थ्री, y की जगह पे 3x माइनस में थ्री इज इक्वल टू में 9। देखो ये 9x है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस थ्री इंटू थ्री एक्स कितना होगा हमारा, माइनस का 9x, तो माइनस का 9x, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 प्लस का 9 इज इक्वल टू 9। क्लियर है बात? अब देखो 9x माइनस 9x तो हमारा रिड्यूस हो रहा है, और यहां पर बचा है 9 और यहां पे भी 9। अरे भैया क्या हो गया, ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, LHS इज इक्वल टू RHS। देखो यहां पर कोई वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं आ रही है, कोई x आ ही नहीं रहा है, कोई y आ ही नहीं रहा है, यहां तो LHS RHS के इक्विवेलेंट आ गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे, इस इक्वेशन के हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और बाद में आपके कोई वेरिएबल की वैल्यू ना निकल के आपके क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है LHS RHS, सब कुछ कट हो गया वेरिएबल, LHS RHS इक्विवेलेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देखने को आपको मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर कोई यूनिक सॉल्यूशंस नहीं है, इसलिए x और y की वैल्यू यहां पर नहीं निकल रही है, यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, राइट। तो यहां पर हमारी x और y नहीं निकलेगी।
राइट। चलो नेक्स्ट फोर्थ वाला देखो, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और ये है हमारे पास में, इसको ओपन कर लेते हैं। आ जाओ, ठीक है भाई। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड नहीं फोर्थ, फोर्थ है 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू में 1.3, और यहां पर है 0.4x प्लस में है 0.5y इक्वल टू में 2.3, राइट। चलो अब इसको देखना, बहुत ध्यान से समझना। क्या करेंगे हम यहां पर, क्या करेंगे, देखो पहली बात, अगर मैं डायरेक्ट अप्रोच बताऊं तो पॉइंट के बाद में एक डेसिमल वैल्यू है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पूरी इक्वेशन में पॉइंट के बाद एक 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 डिजिट है। अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है पॉइंट के बाद में सारी टर्म्स के पास में, तो आप डायरेक्टली इनके पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हो। पहली बात, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पॉइंट के बाद में डिजिट्स आपकी सेम है तो आप डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, इनको पॉइंट को हटा दो। लेकिन अगर हमारे पास में पॉइंट के बाद में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 0.2x, मान के चलिए कि 0.3y ना होके ये 0.32y होता, इज इक्वल टू 1.3 होता। अब यहां पर इस केस में क्या करते हैं, तो इस केस में देखते हैं कि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद दो डिजिट है, और यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहां पर आप डायरेक्टली इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? फिर क्या करेंगे सर, यहां पर सिर्फ सीधा सा मेथड है, पॉइंट हटाओगे तो यहां लगेगा 10, यहां पॉइंट हटाओगे तो यहां लगेगा 100, और यहां पॉइंट हटाओगे तो यहां लगेगा 10। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि जब भी अगर डिनोमिनेटर्स आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहां पर इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है उस एलसीएम से। उससे क्या होगा, आपका ये डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएगा, और सिंपल आपकी क्या बन जाएगी, एक तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में अपने को ये अप्रोच नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो हम इसको हटा देते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, एडिशनल मैंने आपको नॉलेज दे दी है कि बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वहां पर ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट से पॉइंट हटा रहे हो। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा रिड्यूस, ये पॉइंट रिड्यूस, ये पॉइंट रिड्यूस, ऐसे ये वाला पॉइंट रिड्यूस, पॉइंट रिड्यूस, पॉइंट रिड्यूस, तो क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये दो इक्वेशंस हमारी बन चुकी है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, इससे हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उस वेरिएबल की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, बस यही तो करते हैं। तो हम फर्स्ट से निकाल लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2x को तो यहीं रहने देते हैं, और 3y को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 13 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 13 माइनस 3y, और यहां पर 2 को ट्रांसपोज किया हमने। ठीक है, तो 2 हमारा यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई परेशानी इसमें? ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 है, इसको हमें किस में पुट करना है, इसको पुट करना है सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाली, फर्स्ट से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, इसको आपको सेकंड में पुट कर देना है बस। तो हम इस वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहां लिख लेते हैं, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू कितना है बेटा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 4x प्लस, लिख लेते हैं यहां पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। राइट, जहां पर x है वहां पर हमें ये पुट करना है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। राइट, तो यहां पर 4 है, और जहां पर x है वहां पे 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, राइट, और प्लस 5y इक्वल टू 20। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब हमारे पास में स्पेस नहीं है, तो ये मैं हटा रहा हूं यहां से, यहां पे कैलकुलेशन कर लेंगे,
और इसको रहने देते हैं बॉक्स को, क्योंकि इससे x की वैल्यू निकलेगी अपनी, राइट। तो ये अपने पास में आया है भाई, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो डायरेक्ट अपना यहां पर सॉल्व हो रहा है। ये 4 इंटू, यहां पर इंटू है, 4 इंटू एक्स है ना, 4x है, 4 इंटू, तो 4 इंटू है, 4 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 है। तो यहां पर क्या मैं इस 2 से रिड्यूस कर सकता हूं इसको 4 को? हाँ कर सकते हो सर, ठीक है। तो ये एक तरह से रिड्यूस हो गया, तो 2 इंटू 13 माइनस 3y, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया। तो यहां पर देखो अपने पास में आया है 2 इंटू 13 माइनस 3y, ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू में 23, ठीक है। अब यहां पर 2 से 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 26, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू में 23, ठीक है। देखो 26 ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स सॉल्व कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस तो माइनस y आ जाएगा, तो 26 माइनस में y इज इक्वल टू 23, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, y मतलब पॉजिटिव आ जाए तो y को ट्रांसपोज कर दो, बाकी इसको इधर ले जाओ, तो y अगर उधर जाएगा तो y आ जाएगा इधर, और इसको इधर ले आओ, तो 26 माइनस 23, तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? y की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3। अब देखो y की वैल्यू 3 आ गई, इसमें पुट कर देंगे, सिंपल। तो यहां पुट कर दो y की वैल्यू, तो x निकल के आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 है बेटा, डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 13 माइनस 9 4 डिवाइड बाय 2 विच इज, तो हमारा x निकल के आ चुका है, x हमारा कितना निकल के आ चुका है, x निकल के आ चुका है, और y हमारा 3 है, ठीक है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? चलो तो पॉइंट वाली चीजें डील करने आ गई। पॉइंट में अगर इक्वेशंस आती है तो ध्यान रखना, पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है डायरेक्ट पॉइंट उड़ा दो, लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, एलसीएम लेके करना है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में फिफ्थ वाला पार्ट, कर लेते हैं इसको भी। फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू में 0, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और √3x और माइनस √8y इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशंस आ गई अपने। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो, अब आपको रूट से नहीं घबराना है कि यार रूट आ गया सर अब क्या करें, हाँ रूट आ गया अब रूट तो सॉल्व ही नहीं होगा, अरे भैया टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ वही मेथड अप्रोच यूज करनी है, सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है अपने को, यहां पर पहली इक्वेशन से ले लेते हैं, तो फ्रॉम लिख लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x प्लस √3y इक्वल टू में 0, ये आपको दिया हुआ है, कोई परेशानी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर √2x लिख लेता हूं और इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से √3y उधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √3y हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब x की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का √3y अपॉन में √2 उधर ट्रांसपोज हुआ, तो ये वैल्यू निकल। अब इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को ही हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तो पुट कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस का √3 डिवाइड बाय √2y, ठीक है, कहां पर रखनी है, इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन है अपने पास में √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू में 0। तो सेकंड इक्वेशन देखो बेटा, x की वैल्यू रखनी है, तो √3 x में मैं रखूंगा माइनस का √3 डिवाइड बाय √2y, जहां पर x है वहां पर मैंने वैल्यू रख दी, फिर माइनस का √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस सिचुएशन को देखना, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, इस सिचुएशन को यहां सॉल्व कर, √3 इंटू √3 कितना होगा बताइए, √3 इंटू √3 हमारा कितना होगा, तो आप कहोगे सर √3 को √3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 आता है, और ये माइनस का है,
तो माइनस का 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √2 और y। क्या मेरी बात समझ में आई? वापस समझा देता हूं। देखो √3 इंटू माइनस √3 डिवाइड बाय √2 है, तो √3 को √3 से पहले तो मल्टीप्लाई करो, तो √3 इंटू √3 होता है √9, और √9 सॉल्व होके 3 आ जाता है, तो ये तो 3 हो गया, और माइनस की एक वैल्यू थी तो माइनस लगा दिया मैंने, -3 डिवाइडेड बाय √2 है, डिवाइडेड बाय y था y माइनस √8y, तो माइनस का हम लिखेंगे यहां पर √8y इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे यहां पर? अब क्या करें सर? अब बताइए, अब बताइए। तो -√8y को उधर ट्रांसपोज कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा? है? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3/√2y, और ये उधर ट्रांसपोज होगा तो ये प्लस का √8y हो जाएगा, बस और क्या होगा? ठीक है, क्लियर है बात? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब इससे क्या होगा पता है? इससे क्या होगा? इससे होगा कि भाई आपका y से y हमारा रिड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो? y से y हमारा यहां पर क्या हो गया? एक तरह से रिड्यूस हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? कोई परेशानी? -3/√2, ये देखो आपको एक बार वापस से समझा देता हूं अगर दिक्कत हो रही हो तो। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -√3/√2y आया आपका, यहां से ये समझ में आ गया? ठीक है, √2y, इसको अपने को यहां पर पुट करना है सेकंड वाली इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, तो √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 हमने लिखा। √3 x की जगह पे मैंने -√3 डिवाइड बाय √2y अपने को लिखना था, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और माइनस का √8y है इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पर √3 इंटू √3 है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय √2y, माइनस का √8y था, माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहां पर, जब मैंने इसको इधर सॉल्व किया, इधर अगर मैंने इसको भेजा है तो ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस का √8y है तो ये प्लस का √8y हो गया, बस ये प्लस का √8y हो गया। तो यहां पर y है, यहां पर y है, मल्टीप्लाई में है ना ये y इंटू y और इंटू y, तो ये क्या हो जाएगा? या चलो मैं एक काम करता हूं, ऐसे नहीं समझाते, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको y ही रहने दो, इज इक्वल टू √8y, है ना, मल्टीप्लीकेशन में है। समझना, अगर मैं यहां पर √8 रखता हूं, इस √2 को अगर उधर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? इस √2 को उधर ले जाऊं, ये डिवाइड में है तो उधर जाके ये माइनस का 3y, ये √8 है, ये √2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू √16, और ये y। अब यहां पर देखो, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहां पर माइनस का 3y है, और √16 4 होता है, और यहां पर है y। क्लियर है? अब क्या करेंगे यहां पर इस y को यहीं रहने देता हूं, इस y को यहीं रहने देता हूं, इसको उधर ले जाता हूं। ठीक है, या -3 को यहीं रहने देता हूं, y को उधर ले जाता हूं, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बताओ? देखो -3 को यहीं रहने देता हूं, y को उधर ले जाता हूं, तो ये 4y हो जाएगा, ये डिवाइड में y चल जाएगा, तो y से y रिड्यूस हो गया, तो -3 इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप ये सोचोगे कि -3y था तो ये उधर जाके तो प्लस में आना चाहिए था, -3y है, इधर आके प्लस में आना चाहिए था, है ना? तो ये वैसे ऐसे ही होगा, एक सेकेंड। ठीक है, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो ये -3y है, तो 4y -3y प्लस 3y, और एक तरह से यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब यहां 0 बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप ये मत कर देना 4y है, अब इधर इसको ले जाएंगे, ध्यान रखना ये -3y पूरा है, -3y उधर जाएगा तो ये +3y हो जाएगा। ठीक है, अब 4y + 3y कितना है? 7y इज इक्वल टू 0। जहां गलतियां हो सकती है ना, मैंने आपके अकॉर्डिंग ही कोशिश करी है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि जहां आपकी गलतियां हो सकती है, जैसे आप यहां गलती कर सकते हो, राइट? चलो 0 इज इक्वल टू 7y आ गया, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी? 7 को ट्रांसपोज कर दो तो y की वैल्यू निकल जाएगी 0/7। y इज इक्वल टू 0/7, मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 0 आ गई। बहुत अच्छी कैलकुलेशन यहां पर है, इसलिए मैंने वापस से आपको समझाने की कोशिश करी
ये मैंने आपको समझा दिया था, वापस से मैं यहां से रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। क्या किया है मैंने, यहां तक तो आपको वापस से 2 बार समझा ही दिया था मैंने। चलो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये निकाल दिया। अब देखो यहां से समझते हैं, ये -3 है डिवाइडेड बाय √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। -√8y को मैं उधर भेजूंगा, तो मैंने भेज दिया -√8y ट्रांसपोज होके +√8y, तो -3/√2 इंटू y है, और इसको जब मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा +√8y। अब क्या होगा भैया, इस √2 को उधर भेज दो, तो जब आप इस √2 को उधर भेजोगे तो √2 डिवाइड में है यहाँ, वहां मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो √2 √8 √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y था y लिख दिया, तो यहाँ -3 इंटू वाई रह गया, सिर्फ -3y √8 इंटू √2 √16 होता है, √16 कर दिया, और y √16 सॉल्व होके हमारा क्या आ जाएगा, हमारा √16 सॉल्व होके हमारा आ जाएगा 4, राइट। तो यहां पर देखो -3y है, -3y और इक्वल टू में √16 4 हो जाएगा, और ये y। अब ध्यान रखना, यहां गलती होने के चांसेस क्या है, आप क्या करोगे, y -3 को उधर भेज दोगे या ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे, नहीं, -3y पूरी एक टर्म है, -3y को पूरे को उधर भेजेंगे तो ये +3y हो जाएगा, और यहां क्या रह जाएगा, यहां कुछ भी नहीं है, यहां 0 रह जाएगा, तो यहां पे क्या है, 0 है एक तरह से। 4y + 3y 4y + 3y 7y हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 0, तो 7 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये 0/7 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी 0/7 आ जाएगी। बहुत अच्छी कैलकुलेशन यहां पर यूज करेंगे, राइट। चलो ये होने के बाद में अब यहां पर हमें क्या निकालना है, y तो निकल ही चुका है, x निकाल लेते, तो यहां x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, तो x इज इक्वल टू देखो माइनस का √3 डिवाइडेड बाय √2, राइट, और y की वैल्यू हमारी क्या है, 0, तो y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, तो यहां पर भी वैल्यू क्या आएगी, 0, तो x की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है 0, तो इन केसेस में x और y दोनों के दोनों हमारे क्या है, 0 आए। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों भैया, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी कैलकुलेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में ये वाला क्वेश्चन 6 वाला, आ जाओ इसको हटा देते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है भैया, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू में 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, -2 है ये, सॉरी -2 कर देना इसको, और यहां पर है x/3 प्लस में y/2 इक्वल टू में 13/6, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्या करेंगे सबसे पहली बात, सर ये वाली इक्वेशंस तो हमारे को फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है, और आपने बताया है कि सर फ्रैक्शन में कभी भी अगर इक्वेशन आ जाए तो इनको सिंप्लीफाई करो, राइट, तो सिंप्लीफाई हम करेंगे यहां पर, कैसे करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे सब डिनोमिनेटर का, हाँ डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो बेटा, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे उस एलसीएम से, बस यही तो करना है सर, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो दोनों के दोनों इक्वेशन, पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, तो यहां पर देखो 3x/2 माइनस, ये वाली इक्वेशन ले रहा हूं मैं, 3x/2 माइनस में 5/3 है बेटा, इज इक्वल टू में -2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। मैंने देखा यहां पर एलसीएम हमारा 2 और 3 का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ रहा है, हर एक टर्म को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं यहां पर, बस 6 से आप मल्टीप्लाई मार दो, 3x/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 -2 मल्टीप्लाइड बाय 6, अब क्या होगा यहां पर, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, बस 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y माइनस का 12, ये वाली जो इक्वेशन थी कन्वर्ट हो गई हमारी इस पे, इसको बोल दो भैया अब कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको कह दो कि अब तुम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड नहीं हो, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारी दूसरी बनेगी, ठीक है। चलो इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं, आ जाओ, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको देख लेते हैं, ये है अपनी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखो यहां पर 3 2 और 6 का एलसीएम क्या आ रहा है, आप कहोगे 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस y/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 से 6 रिड्यूस, 6 इंटू 2 2x प्लस 3 इंटू y 3y इज इक्वल टू 13 बचा, ये लो जी भैया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 7। क्या मेरी बात समझ में आ गई,
फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखना है, इनको इग्नोर करना है, अब इनको नहीं देखना है अपने को, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है यार। इन दोनों इक्वेशन को टारगेट करना है, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, बस बाकी सारी चीजों को उड़ा दो, हटा दो, कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हें नहीं हटाना है भाई, मैं हटा रहा हूं, हाँ तुम मत हटा देना, तुमको तो नोट ही रखना है इन सारी चीजों को, ठीक है। चलो ये फर्स्ट और सेकंड, इनको हम यहां नोट कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है। 9 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। हटाओ इसको भी, ठीक है, कोई परेशानी, आ जाओ। अब देखो यहां पर ये सिंप्लीफाइड होगी। अब हमें क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन से। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x माइनस 10y इक्वल टू में -12, राइट। ट्रांसपोज करो बेटा, तो अपन ट्रांसपोज कर लेते हैं 9x माइनस का 12, सॉरी माइनस का 12 और 10y को उधर ले जाओ तो ये प्लस का 10y, ठीक है। थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना, 10y पहले रख लेते हैं, -12 बाद में रख लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। ये कलाकारी भी आनी चाहिए तुम्हारे, ये कलाकारी भी आनी चाहिए, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9, ट्रांसपोज होगा 9, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। इस x की वैल्यू को हमें पुट करना है सेकंड में। फर्स्ट से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, जिससे वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे उसमें पुट नहीं करना है, सेकंड में पुट करना है, सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। चलो सेकंड में कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट, तो हम यहां लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास में, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 30, जहां x है वहां पर हम ये पुट कर देंगे, तो 2 इंटू में x की जगह पे हम 10y माइनस में 12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू में 30, ठीक है। कुछ रिड्यूस यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिड्यूस नहीं हो रहा है तो करेंगे भैया, करना तो पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 10y माइनस 12 से पूरा, ठीक है, तो 2 इंटू 10y माइनस 12, तो देखो 2 को 10y से पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 20y, और 2 को मल्टीप्लाई करो माइनस के 12 से तो माइनस का 24, और डिवाइडेड बाय आ गया हमारा 9, फिर है प्लस 3y और फिर है हमारा 30। क्या ये बात समझ में आई मेरी, क्या किया है मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो 3y के नीचे भी हमारा तो 1 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, 1 है भैया। अब 9 और 1 का एलसीएम ले लो यहां पर, और क्योंकि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू आ जाए तो भैया उसको उड़ाना पड़ेगा, और उड़ाएंगे कैसे, एलसीएम ले लो सबका, मेरा तो मेथड यही है। और इसके नीचे भी क्या है हमारा 1 है, सारों का एलसीएम क्या आएगा 9 ही आएगा, 9 से कर दो भैया सबको, मार दो सब, हटा दो इनको, तो 20y माइनस 24 अपॉन 9 ये एक टर्म है जिसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 3y को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 13 को भी मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, चलो इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 9 से 9 रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। प्लस 3 9 जा 27y, तेरा नाम कितना होता है, तेरा नाम 104, अरे तेरा नाम 104, तेरा नाम 117, क्या बात कर रहे हो यार, तेरा नाम 117, तेरा था 130, 13 9 जा 107। अब इसको सॉल्व कर लो, 27y और 20y ये कितना हो जाएगा 47y। एक काम करें, इसको रिड्यूस कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं, हाँ 20y यहां लिख लेता हूं वापस से इसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 20y और प्लस का 27y है, और इसको -24 को उधर भेज दो, तो यहां 117 है प्लस 24 हो जाएगा, इधर आके ट्रांसपोर्ट 20 प्लस 27y 47y, और ये ऐड होके हमारा हो जाएगा 7 4 11 2 3 सॉरी 4 2 और 1 3 और 1 4, और ये हो जाएगा अपना 1, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 141
47 को ट्रांसपोज करोगे तो 47 से ही जा रहा है 3 बार, तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3। क्लियर है? y की वैल्यू 3 आ चुकी है, x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पुट कर दो, सिंपल सी बात, x निकल जाएगा। 10y माइनस 12 है तो 10 इंटू में y की वैल्यू 3 पुट करो, माइनस में 12 डिवाइडेड बाय 9 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 3 30 माइनस 12 अपॉन 9, x बोले तो 18 अपॉन 9, विच इज x भी आ गया है 2 और y भी आ चुका है, निकाल दिया। इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। यहां पर अपने को क्या करना है, एक तरफ से दो इक्वेशंस अपने को गिवन है, बहुत ध्यान से समझना। दो इक्वेशंस कौन सी गिवन है? एक तो है अपने पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, एक इक्वेशन तो ये है। एक इक्वेशन है 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू में माइनस का 24। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको क्या करना है, एक तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ m आपको फाइंड करनी है, विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो आपको बोल दिया इसने कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है, तो आपको यहां पर जो ये m नजर आ रहा है ये बताना है कि भैया इस m की वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं ये एक इक्वेशन आपको गिवन है और अगर मुझे ये x और y पता चल जाए, ये x और ये y अगर पता चल जाए, और ये x और y कैसे पता चलेगा? सर ये दो इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, x और y फाइंड करूंगा, x और y को मैं यहां पुट करूंगा और यहां पुट कर दूंगा तो m निकल के आ जाएगा। सही बात है यार, बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो पहले इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में x और y फाइंड करो, x और y फाइंड करने के बाद में पुट करो, पुट करने के बाद में स्वाहा स्वाहा m निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो तो बढ़िया भैया बढ़िया, आ जाओ। क्या करेंगे यहां पर, तो पहली बार सब्स्टिट्यूशन का ले लेते हैं अपन यहां पर। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो एक काम करते हैं यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं किसी की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप कहोगे सर सारे क्वेश्चंस आपने इक्वेशन फर्स्ट से वेरिएबल की वैल्यू निकाली, इस बार सेकंड से निकालो। ठीक है भाई, सेकंड से निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, सेकंड से निकालते हैं क्योंकि तुम कह रहे हो सेकंड से निकालेंगे तो सेकंड से निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब की बार वेरिएबल की वैल्यू सेकंड से निकालते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन नंबर हमारे को सेकंड दी हुई है। क्लियर है बात? अब मैं क्या करूंगा, माइनस 4y को ट्रांसपोज करूंगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 24 और प्लस 4y। सर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप एक काम करो ना, 4y को पहले रखो बाद में माइनस 24, अच्छा लगेगा थोड़ा सर, तो 4y माइनस 24 लिखेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे बेटा, अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अब x को यही रखेंगे, 2 को ट्रांसपोज करेंगे, तो x को यही रखा और 2 को ट्रांसपोज किया तो 2 जाएगा मेरे प्यारे बच्चे डिवाइड डिवाइड। अब देखना, अब देखना, इसको भी तरीका है करने का। क्या सर इसको भी तरीका है? हाँ इसको भी ये तरीका, देखो क्या, x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 में मेरे को कॉमन नजर आ रहा है 4, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आया यहां पर y माइनस 4 6 24। क्या मेरी बात समझ में आई? डिवाइडेड बाय नीचे है, ओहो सर क्या बात है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 इंटू वाई माइनस 6, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 इंटू में y माइनस 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते तो 2y माइनस 12 हो जाएगा वाले, 2y माइनस में, बस ये याद रखना x की वैल्यू आई है 2y माइनस 12। ठीक है, इस x की वैल्यू को अपन कहां पुट करें, सेकंड से हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है सर, अब की सेकंड से आपने करी है ना, तो इसको हम रखेंगे फर्स्ट में, फर्स्ट में रखेंगे, तो हम लिख लेते हैं यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2y माइनस 12 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, सेकंड से निकालिए फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, राइट। x की वैल्यू 2y माइनस 12 थी, x में पुट कर दो तो 2 इंटू 2y माइनस 12 और प्लस में 3y,
इज इक्वल टू, ठीक है। 2 × 2y, 2 × 2y कितना होगा 4y, 2 × -12 24 प्लस में 3y इज इक्वल टू 4y प्लस 3y कितना होगा 7y होगा सर। सर 11 -24 को ट्रांसपोज करो 35 होगा, 7y इज इक्वल टू 35। सर डिवाइड में ले जाओ और काट दो, वाह सर y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 निकल के आ गई। क्लियर है बात। तो y हमारा निकल चुका है 5, x यहां से निकलेगा, हाँ x यहां से निकलेगा, आ जाओ x निकालते हैं। तो x हमारा कितना है बेटा 2y - 12, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू में y की वैल्यू रखूंगा 5 माइनस में 12, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये कितना है 2 इंटू में 5 10 माइनस में 12, तो x की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का, x हमारा -2 और y हमारा 5। अब हम क्या करेंगे, हमें तो निकालनी है m की वैल्यू, m निकलेगा यहां से, m निकलेगा यहां से सर। तो मैं क्या करूंगा y की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा सर, y की वैल्यू 5 है ना, तो मैं 5 पुट कर दूंगा सर, m एज इट इज, और x सर मेरा -2 निकला है तो मैं -2 पुट कर दूंगा, ठीक है। चलो तो 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 माइनस का 2m और ये है प्लस का 3, इस 3 को ट्रांसपोज कर दो तो ये 5 - 3 और माइनस का 2m, 5 - 3 हमारा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 2 और माइनस का 2m। अब देखो इसको भी अपन यहां से हटा देते हैं, इस m को यहीं रहने देते हैं, इस -2 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2 अपॉन -2 सॉल्व होगा तो m की वैल्यू माइनस का 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई, m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1। अब कोई ये मत कह देना माइनस की कैसे आई है, अरे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ माइनस है, -1 आएगा, तो m की वैल्यू हमारी आ गई है माइनस का 1। क्लियर है बात, यस और नो। चलो भाई बहुत प्यारा सवाल, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से प्रॉब्लम्स दे दी है, अब भैया लीनियर इक्वेशन फाइंड करो, और लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के बाद में उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं, राइट। तो यहां पर एक तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में दी हुई है, उनकी पहले तो इक्वेशंस फाइंड करो, क्या इक्वेशंस बनेगी, और इक्वेशंस फाइंड करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना, आ जाओ। तो हमारे पास में ये सारी इक्वेशंस दी हुई है, 6 इक्वेशंस दी हुई है, 6 के 6 स्टेटमेंट्स को हमारे को इक्वेशन के फॉर्म में करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फाइंड करना है आपको देम, फाइंड देम मतलब कौन से नंबर्स हैं। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो मैंने कहा मुझे नंबर्स पता नहीं है, पहली बात, क्या मुझे नंबर्स पता है, नहीं पता। मेरे को उनका डिफरेंस जरूर दिया हुआ है कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है। देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स, जो ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, राइट, आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, पहले आपको इनकी इक्वेशंस फाइंड करनी है, इक्वेशंस फाइंड करने के बाद में फिर उनको सॉल्व करना है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहां पर आपकी क्या होती है, आपकी यहां पर एक तरह से रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग कमांड जबरदस्त होनी चाहिए, मतलब आप क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। सबसे पहली बात, रीड अच्छे से करने के बाद में ऑब्जर्व करो कि हम यहां पर कर क्या सकते हैं एक्चुअली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंस दे रखा है टू नंबर्स का 26, क्या वो नंबर गिवन है, नहीं। तो पहली बात, वो दो नंबर्स हमें गिवन नहीं है, तो वो दो नंबर्स ही हमें यहां पर फाइंड करने हैं पहली बात, राइट। तो हमें वो दो नंबर्स गिवन नहीं है, तो उनको हम अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि यार वो दो नंबर्स कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई। कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर अननोन वैल्यू जो होती है, जो हमें पता नहीं होता, उनको हम वेरिएबल अज्यूम करते हैं। तो यहां पर हम अज्यूम करेंगे एक्स और वाई, एक वेरिएबल हम एक्स ले लेंगे और एक वेरिएबल वाई ले लेंगे, एक नंबर, ठीक है। और स्टेटमेंट्स जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे। तो पहली बात, टू नंबर्स है, तो मैं यहां पे मेरा करवाने का जो अप्रोच होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो यही होता है कि पहले में स्टेटमेंट्स जो होती है उनका पहले मैं रफ लेता हूं, रफ के बाद में उसका फेयर आउट करता हूं। आपको भी यही करना है, जितनी भी स्टेटमेंट्स आएगी पहले उसका रफ बनाओ, रफ बनाने के बाद में आप जब एक तरह से क्या हो जाओगे, एक तरह से कि हाँ यार ये बिल्कुल श्योर है कि ये इक्वेशन बनेगी, उसके बाद में उसको फेयर आउट करो। क्या मेरी बात समझ में आ गई। डायरेक्टली आपको यहां पर फेयर आउट नहीं करना है,
गलती होने के चांसेस है। तो यहां पर सबसे पहली बात 2 नंबर्स, तो मैंने बना लिया 2 नंबर्स, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना उस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कभी गलत नहीं जाएगा। 2 नंबर्स है, मैंने कहा ठीक है 2 नंबर्स है, तो मैंने कहा कि अगर एक नंबर को अगर मैं x मान लूं, एक नंबर को अगर x बोल दूं तो दूसरा नंबर मैं बोलूंगा y। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर x नंबर को मैंने x बोल दिया है तो दूसरा नंबर मेरा y में बोलना चाहूंगा। 2 वेरिएबल हमारे को लेने पड़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा है, तो 2 वेरिएबल हमने ले लिए। अब इसने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, ठीक है, दोनों नंबर का डिफरेंस हमारा 26 है। तो अगर एक x है दूसरा y है, अगर एक x है दूसरा y है तो इनका डिफरेंस ही तो बोला है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? अब आप कहोगे सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो सर y माइनस वाई x इज इक्वल टू 26। बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखना अगर इन दोनों में से एक ना एक वैल्यू तो बड़ी होगी, एक नंबर लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर। तो अगर फॉर एग्जांपल x वाला जो नंबर है ये लार्जर है, बड़ा है, और ये वाला नंबर इससे स्मॉलर है, छोटा है, राइट? क्लियर है? तो हमको पहले x लेना है और फिर y लेना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और अगर आप y वाला बड़ा ले रहे हो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, इस तरीके से आपको करना। तो हम कह रहे हैं कि x को हम लार्जर मान लेते हैं, x वाला लार्जर है और y वाला स्मॉलर है, तो फिर इक्वेशन हमारी बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, चलो फिर इसने कहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब क्या कह रहा है कि एक नंबर जो है ना वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब मुझे एक बात बताओ, जो 3 टाइम्स होगा वो कौन सा नंबर होगा? क्या x जो होगा वो इसका 3 टाइम्स होगा, या ये y जो होगा वो इसका 3 टाइम्स होगा? आप बताओ। तो आप कहोगे सर लार्जर नंबर जो है वही तो स्मॉलर का 3 टाइम्स होगा, वही तो बड़ा है, क्योंकि लार्जर नंबर मतलब बड़ा नंबर ही तो छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। आगे बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा यहां पर, जो x है वो एक तरह से 3 टाइम्स है, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय किसका? स्मॉलर नंबर का y। तो x इज इक्वल टू 3y हमारी ये बन गई एक इक्वेशन। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? ये दोनों इक्वेशंस हमने फॉर्म कर ली है, अब हमें क्या करना है? फेयर आउट करना है। कैसे करेंगे? लैंग्वेज के फॉर्म में, लेट दी टू नंबर्स बी x एंड y रेस्पेक्टिव। हमने क्या कर लिया? दो नंबर्स ले लिए x और y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चल लेते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारी ये इक्वेशंस बनी है, तो हमें डायरेक्ट लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और एक है x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3y। ये बना दी। अब देखो बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको आप बोल दो ये इक्वेशन फर्स्ट है, और ये इक्वेशन हमारी क्या है? सेकंड है। अब देखो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अच्छा रहेगा? इस फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालूं उसको सेकंड में पुट करूं, या सेकंड से निकालूं उसको फर्स्ट में पुट करूं? ज्यादा अच्छा होगा सेकंड से, क्योंकि सेकंड की वैल्यू ही देखो, सेकंड इक्वेशन ही x इज इक्वल टू 3y है। तो आप x इज इक्वल टू 3y है तो इसको ही तो पुट कर दो, x की वैल्यू ही 3y है तो इसमें पुट कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? तो ये अप्रोच भी आपको आनी चाहिए कि किससे मैं इक्वेशंस निकालूं, किससे मैं वेरिएबल की वैल्यू निकालूं और उसको किस में पुट करूं, राइट? चलो तो हम यहां लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 3y। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू 3y है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम यहां पर, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y इन किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में हम उसको पुट कर देंगे। क्लियर है? तो देखो x इज इक्वल टू 3y को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। x माइनस वाई इक्वेशन है हमारे पास में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह पे 3y पुट करूंगा मैं, तो यहां पर मैं 3y माइनस वाई इज इक्वल टू में 26, 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 26 अपॉन 2 विच इज 30। तो y हमारा आ चुका है 13। क्या मेरी बात समझ में आ गई? y 13 आने के बाद में अब क्या करेंगे? अब करेंगे भैया x की वैल्यू का। y निकल चुका है, x निकाल लेते हैं। x देखो यहां से निकल सकता है, x हमारा है 3y, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू हमारी 30 निकली, तो x की वैल्यू 39 निकल जाएगी, 39। क्लियर है बात?
तो x हमारा y निकल चुका है 13, x निकल चुका है 39। तो मतलब हमारा जो यहां पे लिख सकते हैं अपन, हेंस द लार्जर नंबर विल बी, लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर था हमारा 39, x था, लार्जर नंबर बी 39 एंड स्मॉलर नंबर विल बी, जो कि y था, वो कितना निकला है अपना 30। क्लियर है बात? इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। फाइंड करना है आपको। समझ गए मेरी बात? क्या बोल रहा है इसने? इसने बोला है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना। देखो पहली बात, क्या आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स पता है? क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स? कुछ आइडिया सप्लीमेंट्री एंगल्स? यस, दो टाइप्स के एंगल्स होते हैं, राइट? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं, जिनका टू एंगल्स का सम हमारा क्या होता है 190 डिग्री होता है। सम ऑफ टू एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स आर, अरे 90 डिग्री, ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और एक होता है सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर। इसमें क्या होगा भैया? इसमें होगा सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है 180। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाए तो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री आ जाए तो 180। तो यहां पर देखो इसने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो 180 डिग्री होगा। क्लियर है? चलो दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना सप्लीमेंट्री का है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए तो 90। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बोल रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स है और सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री है तो एक एंगल और दूसरा वाला एंगल क्या मुझे पता है? नहीं पता। तो क्या करेंगे, एक को x ले लेंगे, लेट कर लेंगे कि एक हमारा x है और एक हमारा y है। लेट कर लो ना यार, सीधी सी बात। और मुझे पता है कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ सर, एक इक्वेशन निकल चुकी है। और इसने बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब इसका मतलब समझे कि जो लार्जर एंगल है ना, लार्जर मान के चलो x और y में एक ना एक तो बड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है ये भी 90 हो, ये भी 90 हो, बट इसने कहा कि एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, ये कहना चाह रहा है। तो क्या बनेगी, लार्जर को मान के चलो, ये x जो है इसको मैं लार्जर बोल देता हूं और ये स्मॉलर है मान लेते हैं। तो लार्जर वाला जो x है वो स्मॉलर से कितना है 18 डिग्री ज्यादा है, मतलब y प्लस 18 है। एक इक्वेशन हमारी ये बनी। ये लो, आ जाओ अब फटाफट से निकालते हैं। कैसे करेंगे, ये बन गई अपनी रफली। अब फेयर आउट कर लेते हैं। लेट दी सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय 80 को अपन निकाल लेते हैं। एक इक्वेशन तो ये बनेगी, तो हम यहां लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक इक्वेशन ये बनेगी तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। ये दो इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम बोल देते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको बोल देते हैं ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे यहां पर अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट से निकाले या सेकंड से? सर सेकंड से ऑलरेडी है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, इसको फर्स्ट में पुट कर दो। हाँ बिल्कुल सही बेटा, तुम समझने लग गए अब बात। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, राइट, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, और इस इक्वेशन को मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को इसमें पढ़ू। तो सब्सटीट्यूटिंग अपन लिख लेते हैं यहां, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पर मैं पुट कर दूंगा x की वैल्यू y प्लस 18। तो जहां x है वहां पर y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस वाई 2y 180 डिग्री, 18 को ट्रांसपोज कर दो तो माइनस का 80 डिग्री। 180 माइनस 18 कितना होगा जल्दी से बताओ। तो 180 माइनस 18 अपना हो जाएगा 162। तो यहां कर लेते हैं अपन इसके आगे की प्रोसेसिंग। 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री, तो y की वैल्यू 162 डिग्री डिवाइड बाय 2 से हम इसको रिड्यूस कर देंगे। तो y की वैल्यू 2 8 जा 16, 2 1 जा, y हमारा आ चुका है 81 डिग्री। y हमने क्या लिया था स्मॉलर वाला 81। तो बताओ लार्जर क्या होगा, मुझे एक बार बताओ कहां से निकाले, यहां से निकाल लेते बेटा लार्जर। x जो है वो हमें पता है y प्लस 18 है, और y हमारा निकल चुका है, तो x निकल ही चुका है, नेक्स्ट तो निकल ही जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 99। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो हमारा जो लार्जर एंगल है, हेंस या हम लिख सकते हैं हेंस द लार्जर एंगल विल बी, जो कि x था वो 99 डिग्री ही, और एंड द स्मॉलर एंगल विल बी, जो कि y है वो हमारा 81 डिग्री निकल आता। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्या मुझे एक बात बताओ, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट पता है? नहीं पता। क्या करेंगे सर, अज्यूम करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार आपको एक काम दिया मैंने कि यार मार्केट से चॉकलेट लेके आओ, तो आप कहोगे अच्छा सर चॉकलेट लेके आए, कितनी चॉकलेट लेके आए हम? तो मैं कह देता हूं तुम्हारे को 10 चॉकलेट लेके आओ। तो फिर आप कहोगे सर 10 चॉकलेट लेके आए, ठीक है, कितने कितने रुपए की लेके आए सर? तो मैंने कहा चलो एक काम करो, एक चॉकलेट 5 रुपीज वाली ले आओ, 5-5 रुपए वाली चॉकलेट ले आओ। तो आप कहोगे कि अच्छा सर, सर ने हमें काम दिया 10 चॉकलेट लाने के लिए, सर ने कहा 10 चॉकलेट्स लानी है, और हर एक चॉकलेट की कॉस्ट जो है वो क्या होगी 5 रुपीज पर पीस, 5 रुपीज पर चॉकलेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इतने रुपए की एक चॉकलेट आ रही, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मैं कितने रुपए आपको दूं जिससे कि मेरा काम हो जाए? तो आप कहोगे सर 5 रुपीज पर चॉकलेट, 10 चॉकलेट लानी है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ चॉकलेट को मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट से, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 50। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाना है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल रुपीज 380। तो एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने क्या किया भैया 7 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने रुपए में 3800 रुपए में। 7 बैट आ गए, 6 बॉलें भी आ गई, टोटल 3800 रुपए लगे। तो यार मुझे एक बात बताओ कि 7 बैट है, ओनली 7 बैट की कॉस्ट क्या रही होगी? तो आप कहोगे सर बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है बताओ मुझे। तो मैंने कहा यार एक बैट की कॉस्ट तो मुझे भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक बैट की कॉस्ट को अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट करना आता ही है, एक बैट की कॉस्ट को x ले लो और एक बॉल की कॉस्ट को y ले लो। तो अगर एक बैट की कॉस्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक बैट है, एक बैट की कॉस्ट मैंने मान के चलिए x ले ली, और एक बॉल की कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट, एक बॉल की कॉस्ट हमने y ले ली। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम क्या बना सकते हैं, 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 7 बैट है और एक बैट की कॉस्ट अगर x है, तो 7 बैट की कॉस्ट तो सर 7x हो जाएगी, और 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी? तो आप कहोगे एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट 6y हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट कितनी आई है 380। तो आप कहोगे 3800, तो आप कहोगे 7x को सर 6y से ऐड कर दो, तो 3800 के इक्वल कर दो। हाँ यार बिल्कुल सही, बन गई इक्वेशन। ऐसे ही हमारे को सेकंड वाली बनानी, समझ गए होंगे तुम। अब अपन इतना ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत इजी इक्वेशन है। तो यहां पर आ जाते हैं अब, तो हम ले लेते हैं लेट, क्या लेंगे भैया, बैट और बॉल की कॉस्ट को लेंगे एक्स और वाई। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल बी
एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, क्योंकि x जो है वो डिनोट कर रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ ईच बैट। पहले बैट है तो x और बॉल है तो y। बात समझ में आ गई? बैट की कॉस्ट मैंने x ली है, बॉल की कॉस्ट y। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिखना है, और ATQ लिखने के बाद में ये इक्वेशन लिख दो 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। और सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी, शी बाइज 3 बैट, 3 बैट मतलब 3x, 5 बॉल्स मतलब 5y इज इक्वल टू टोटल 1750 रुपए का बिल बना। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, वेरिएबल की सेकंड में पुट कर दो, बस यही तो करना है। आ जाओ कैसे करेंगे देखो। तो मान के चलिए फर्स्ट से निकाल रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 7x है, इस 6y को ट्रांसपोज कर दो तो 3800 माइनस का 6y, तो ये 7x, सॉरी x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 3800 माइनस 6y, 7 को ट्रांसपोज कर दो तो 7 डिवाइड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारी एक तरह से x की वैल्यू निकल चुकी है। इस x की वैल्यू को यहां से अपन रब कर देते हैं। इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट करना है सेकंड वाली, क्योंकि फर्स्ट से हमने निकाली है वेरिएबल की वैल्यू, सेकंड में पुट कर दो। तो हम लिखेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग, जो हमारे पास में x की वैल्यू है कितनी है, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 इन इक्वेशन, किसमें करेंगे हम, फर्स्ट से निकाली सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 5y इज इक्वल टू 1750। क्लियर है? पुट कर दो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, 3 इंटू में x 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, 3 इंटू 3800 करना पड़ेगा, रिड्यूस तो हो नहीं रहा है। 3 इंटू 3800, 38 दूना 76, 38 दिया 114 है भी, 114 ही होता है, 8 दिया 24, 3 दिया 9 10 11 114। ठीक है, 114 114, और ये डबल जीरो आ जाएगा, कैलकुलेट करना तो आता ही होगा, माइनस 6y इंटू 3 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस में 5y है, और ये 1750। क्लियर है बात? चलो अब क्या करेंगे यहां पर, इस 7, यार डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, उड़ाओ उड़ाओ। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ दिख जाए उड़ाना है। 7 यहां पर इसके नीचे 1 होगा और इसके नीचे 1 होगा, मतलब सबका एलसीएम ले लो, 7 आ रहा है, उड़ा दो इसको। तो 11400 माइनस 18y डिवाइडेड बाय साई, हर को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक टर्म। ठीक है, 7 से 7 रिड्यूस्ड, 11400, एक मिनट, प्लस 7 5 35y, 1750 इंटू 7 देख लेते हैं यहां पर, 7 5 35, 7 7 49, 50 51, अरे 52, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 12 250। ठीक है, चलो ये इक्वेशन बन गई है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 11400 उधर जाएगा, माइनस 18y और 35y सॉल्व होगा, 35y में से 18y माइनस करे तो कितना आएगा, 17y, और ये 12250 है, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस में 11400। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहां पर बैट और बॉल यहां मैं लिख लेता हूं ऊपर, बैट की मैंने ली थी x और बॉल की ली थी मैंने y कॉस्ट। अब इसको रब कर देता हूं मैं, क्योंकि मेरे को आगे भी तो सॉल्व करना है भाई, आगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये 17y है इज इक्वल टू 12250 में से 11400 लेस करना है, 12250 में से 11400
0.5, 12 में से 4 गए 8, 11 में से 850। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 850 डिवाइड बाय 17, 17 5 85, तो y की वैल्यू 550। y की वैल्यू कितनी आ गई 50। y क्या था, y लिया था हमने बॉल, एक बॉल की कॉस्ट जो आई है वो 50 रुपीज आई है। बैट की भी निकाल लेते, बैट की कॉस्ट क्या आएगी, तो बैट की कॉस्ट यहां से निकल सकती है अपनी, x बैट की कॉस्ट थी, यहां से निकाल लेते, ठीक है, यहां कर रहा हूं मैं। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 डिवाइडेड बाय 7। x की वैल्यू 3800 माइनस 300 3500 डिवाइड बाय 7, 7 5 35 500। x की वैल्यू कितनी आ गई है 500। मतलब बैट की कॉस्ट कितनी थी 500 और बॉल की कॉस्ट कितनी थी 50। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से अपने को क्या करना है, पूरा प्रोसेस करना है, एंड में लिख देना है हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच बैट x मतलब 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y 50। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट, the taxi charges in a city consist of fixed charges together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? क्लियर? अब बहुत ध्यान से सुनो, देखो इसने कहा है टैक्सी चार्जेस है ना, किस हिसाब से लगे, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस। कभी भी आप जैसे टैक्सी बुक करते हो फॉर एग्जांपल, एक सेकंड में पानी पी लेता हूं यार, पास प्यास बहुत लग गई मेरे को, बहुत ज्यादा। तुम भी भाई पानी वानी पी लो जब तक। जय श्री राम। आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक यहां पर कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले मैं टैक्सी का, ठीक है। जो टैक्सी फेयर्स डिसाइड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, राइट, जो टैक्सी चार्जेस होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उस चीज को समझते हैं। पहली बात देखो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि जो टैक्सी फेयर्स बनाते हैं हम, पहली बात बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है हमारा फिक्स चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स चार्जेस और सब्सिक्वेंट चार्जेस। सब्सिक्वेंट चार्जेस मींस एक तो फिक्स चार्जेस प्लस जो हमारा एक तरह से चार्ज पर किलोमीटर जो है उससे, उसके कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है टोटल फेयर, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, बहुत ध्यान से समझना। अब होगा क्या, 10 किलोमीटर का जब हमने डिस्टेंस कवर किया, तो जब भी आप टैक्सी करते हो तो वो कहता है कि यार 1 किलोमीटर के जो चार्जेस है ना, 1 किलोमीटर के जो चार्जेस है वो हमारा है 12 रुपीज पर किलोमीटर, 12 रुपीज है पर किलोमीटर, ऐसे चार्जेस वो आपको बता मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज 12 रुपीज है। तो मुझे एक बात बताओ 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज हमारा कितना हो गया 120। इस 120 में फिक्स चार्ज भी ऐड होता है, तो फिक्स चार्ज मान के चलिए कि फिक्स चार्ज हमारा एक तरह से मान के चलिए उनका फिक्स चार्ज है 20 रुपए, तो 120 प्लस 20 कितना हो गया 140, तो टोटल फेयर कितना बन के आएगा 140। मेरी बात समझ में आ गई? अब ये फिक्स चार्ज की कहानी क्यों है, फिक्स चार्ज क्यों रखा जाता है, इसका भी सिस्टम में बताता हूं। मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल मेरे को जाना है यहीं पे गली, 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे जाना है, तो मैं मान के चलूं कि मैंने कैब मंगवाई भैया, कैब वाले को फोन किया और मैंने कहा आ जाओ भैया, ठीक है, इस एड्रेस पे, तो वो आया और मैंने उसकी कैब में बैठा और पूछा उन्होंने कहाँ जाना है, या वैसे डेस्टिनेशन एड्रेस वहां पे डाल दिया, तो वो डिस्टेंस जो है ना वो 1 किलोमीटर समथिंग है मान के चलिए। तो ऐसे तो कैब वाला आएगा और 1 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल फिक्स चार्जेस नहीं हो, और कैब वाला आएगा तो 1 किलोमीटर के चार्जेस उनके 12 रुपीज है, तो मैं तो 1 किलोमीटर के लिए गाड़ी मंगाऊंगा और 12 रुपीज उसको देके फ्री कर दूंगा, ये लो। तो उससे क्या होगा, उससे भैया प्रॉफिट में नहीं जाएगी कंपनी और भी लॉस में चल जाएगी, मतलब वो कहां से तो आया होगा मेरे को लेने,
राइट। और फिर 1 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया, 12 रुपए में वो छोड़ के गया मेरे। समझ लो क्या ये प्रॉफिटेबल है? नहीं है प्रॉफिटेबल। तो क्या करते हैं ये एक फिक्स चार्जेस अपना रखते हैं। तुम अगर कितना भी डिस्टेंस कवर करो उनको उनसे मतलब नहीं है, फिक्स चार्जेस जो भी है 20 रुपीज ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जितना भी डिस्टेंस आप कवर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका पर किलोमीटर चार्जेस लगेगा। ऐसा यहां पर कॉन्सेप्ट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, फिक्स चार्जेस प्लस सब्सिक्वेंट चार्जेस, इसको बोलते हैं अपन सब्सिक्वेंट चार्जेस, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्जेस है, चार्ज पर किलोमीटर, तो इससे बनता है। तो फिक्स चार्जेस में कह रहा हूं कि फिक्स चार्जेस को अगर अपन यहां पर लेट कर ले कि यार ये हो गया अपना एक्स, प्लस जो हमारा सब्सिक्वेंट चार्जेस लग रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से उसको हम ले लेते हैं वाई। तो मान के चलिए कि एक चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज अगर वाई है, तो अगर मैं 10 किलोमीटर कवर करता हूं डिस्टेंस तो ये 10y हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो x तो लग रहा ही है, प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल जो भी होगा वो ये आ जाएगा। बस यही चीज यहां पर समझाने वाला हूं मैं, यहीं पे कॉन्सेप्ट। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर। For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. 10 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर करता हूं तो चार्ज पे करना पड़ता है 105 का, और 15 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर करता हूं तो चार्ज पे करना होता है 155 का। समझ गए होंगे तुम? तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात लेट कर लेंगे, दी लेट दी फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है फिक्स चार्जेस की तो कॉस्ट कितनी है, एक्स है, और चार्ज पर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीज है ना। कॉस्ट लिख लो यहां पर, कॉस्ट ऑफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चलेंगे। तो क्या इक्वेशंस बनेगी मेरी, एक्स ये तो फिक्स चार्जेस हो गया, प्लस कितना डिस्टेंस, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 10 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल चार्जेस कितना है 10 किलोमीटर का 105। क्या ये कहानी समझ में आ गई, क्या किया मैंने, कोई परेशानी? ये जो मैंने यहां पर अभी आपको कहानी समझाई थी वही प्रोसेस कर रहा हूं मैं यहां। सेकंड इसने बोला है कि चार्ज पेड रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर पेड 150 है। 15 किलोमीटर का तो x तो फिक्स है, और 15 किलोमीटर 15y इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालूंगा, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल देता हूं, उसको सेकंड में पुट कर देता हूं। तो यहां मैं लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 105 माइनस में 10y, राइट। तो x की वैल्यू हमारी इस तरीके से निकल जाएगी। अब इस इक्वेशन को, x की वैल्यू को मैं कहां पे पुट करूंगा, फर्स्ट से मैंने निकाली थी, ये सेकंड में पुट कर देंगे, राइट। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। तो ये वाली, एक मिनट यहां कर लेते हैं, इसको अपन सेकंड में पुट कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y, ठीक है, इन इक्वेशन कहां पर, सेकंड इक्वेशन है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, राइट। यहां पर मैं x की वैल्यू जो आई है मेरी 105 माइनस 10y वो यहां पुट करूंगा। x की वैल्यू 105 माइनस में 10y प्लस यहां पर है 15y इज इक्वल टू 155। 105 माइनस 10y और प्लस 5y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y और इज इक्वल टू 155। 105 ट्रांसपोज कर देते तो 5y, 155 माइनस 105, तो ये हो जाएगा अपना 5y, माइनस करो तो 155 में से 105 50, तो y की वैल्यू आ गई 50 माइनस 5 विच इज 10। तो हमारा y निकल चुका है 10, और x की वैल्यू हमारी कहां से निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी यहां से। तो x हमारा क्या था, x था 105 माइनस में 10y, चलो भैया x निकाल लेते हैं, y हमारा 10 आया है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस में 10 इंटू में 10,
तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100, तो x की वैल्यू 105 माइनस 100, एक सेकेंड, क्लियर है? मतलब जो हमारा x था वो क्या था, फिक्स चार्ज। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स चार्ज जो थी, फिक्स चार्जेस क्या था, x रुपीज था, मतलब 5। ये आ चुका है हमारा फिक्स चार्जेस, हम लिखेंगे hence the fixed charges will be x, मतलब 5, एंड जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना है, 10 रुपीज चार्ज किलोमीटर। क्लियर है बात? इस तरीके से अपने को करना है, क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, बहुत आसान। नेक्स्ट, फिफ्थ, a fraction becomes 8 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करो। ये कह रहा है अ फ्रैक्शन, तो पहली बात मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्या फॉर्मेट होता है? तो आप कहोगे सर फॉर्मेट तो ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्शन लिखा 1/2, 3/4, ये सब फ्रैक्शन है। तो किस फॉर्मेट में है? ये है हमारा ऐसे फॉर्मेट में, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये ऐसे होता है। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। बोलो होता है नहीं होता है? यस होता है, इस फॉर्मेट में होता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो माना न्यूमरेटर हमारा x है और माना डिनोमिनेटर y है, तो हमारा जो फ्रैक्शन बन के आया होगा वो क्या आएगा, x/y। बस यहां पर कर लेते फटाफट से, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बात? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते, ए टू क्यू क्या बनेगा, फ्रैक्शन x/y। तो मैंने लिख लिया x/y। इसने कहा फ्रैक्शन बिकम्स 8/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 को मैं ऐड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 8/11 हो जाता है। तो देखो अगर मैं x में 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर है y, उसमें भी 2 ऐड कर दूं, तो फ्रैक्शन हमारा 8/11 बन जाता है। क्या इस इक्वेशन में कोई दिक्कत? ऐसी इक्वेशन बनेगी, तो इसको कह देंगे कि ये इक्वेशन हमारी क्या होगी। ऐसे ही सेकंड देखो, इसने कहा है 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। मतलब x में अगर मैं 3 ऐड कर दूं और y में भी मैं 3 ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे यहां पर, सर फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर फॉर्म में है, हटाओ इसे, रिड्यूस करो। हाँ देखो, जब भी अगर इधर भी फ्रैक्शन हो इधर भी फ्रैक्शन हो, तो आप क्या करो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करेंगे अपन, यहां पर इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, ऐसे यहां पर क्रॉस कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई अपन यहां पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग। ठीक है, ये वाला जो था x+2, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा हमारा 11 से, और इक्वल टू 8 जो है वो पूरा मल्टीप्लाई होगा y+2 से। ये हमने कर दिया, x+2 इंटू 11 से, तो 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22, 8 इंटू वाई 8y, 8 इंटू 2 16। क्लियर है? 8y को इधर ट्रांसपोज कर दो तो 11x, नहीं तो मत करो ट्रांसपोज, क्योंकि अपने को तो वैल्यू निकालनी है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का अपन यूज करेंगे, तो अपन इस वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो 11x इस 22 को ट्रांसपोज कर दो तो 8y प्लस 16 माइनस 22। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। 11x 8y 16 माइनस 22 कितना होगा, माइनस का 6। तो 11x सॉरी x इज इक्वल टू 8y माइनस 6। 11 को ट्रांसपोज करो 11, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, लेकिन पहले इस इक्वेशन को भी हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। इक्वेशन है अपने पास में x+3, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या पूरी इक्वेशन लिख लेता हूं पहले, है ना। x+3 डिवाइडेड बाय y+3 इज इक्वल टू 5/6। चलो
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से और 5 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 से। 6 इंटू एक्स 6x, 6 तिया 18, 5y 5 तिया 15, 18 को उधर ले जाओ तो 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 और माइनस 8। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5y प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3, 18 में से 15 लेस करेंगे 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, क्लियर है। चलो अब हमें x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, आ गया बात समझ में आ गई। अब ये जो आई है इस इक्वेशन में अपने को पुट कर देना है, 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। इस इक्वेशन में आप क्या कर दो, ये इक्वेशन एक तरह से सिंप्लीफाई होकर हमारी ये बन गई थी, मान के चलो सेकंड इक्वेशन, इसको हटा दो, राइट। और फर्स्ट इक्वेशन अपनी सिंप्लीफाई होके क्या बनी थी, फर्स्ट इक्वेशन मान के चलिए कि ये वाली बन गई थी, ठीक है। इसको बोल दो कहां पे सॉल्व किया था, ये वाली बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग करी थी ना फर्स्ट इक्वेशन, चलो ये बोल दो, सेकंड इक्वेशन इसको बोल दो, और ये जो आई है इसको बोल दो आप थर्ड इक्वेशन, ऐसा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग जो हमारा x आया था, x इज इक्वल टू 8y माइनस 6 अपॉन 11 इन इक्वेशन थर्ड ये वाली बनी है हमारी, तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस में 3, ये इक्वेशन, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 6x की वैल्यू 8y माइनस 6 अपॉन 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3, 6 इंटू 8 48, 8 6 48, y 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3, ठीक है। सर 11 डिनोमिनेटर में आ रहा है, उधर भेज दो ना, क्या दिक्कत है, 11 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48y माइनस 36, 11 5y माइनस 3, डिनोमिनेटर में था उधर भेज दिया बस सिंपल, तो 48y माइनस 36, 11 पंजे 55, y माइनस 11 किया 33। क्या ये बात समझ में आई, कैलकुलेशन लंबी है। 55y है, इस 48y को उधर भेजोगे तो माइनस का 48y, ठीक है। और आप एक काम करो, ये माइनस का 36 है, इसको इधर ले आओ प्लस का 33, तो 55 में से 48 लेस करेंगे तो कितना आएगा 7y माइनस 36 में प्लस 33, तो ये आ रहा है अपना माइनस 36 प्लस 33 कितना आएगा भाई, माइनस का 3, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 3/7, y हमारा आ चुका है माइनस का 3/7। यार कहीं मिस्टेक हुई है क्या, कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, फटाफट से चेक कर लेते हैं। अरे यार सब कुछ सही है भैया, चेक कर लिया है, ये 8/11 नहीं है, ये 9/11 है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या टाइम लगेगा यार, कोई टाइम नहीं लगेगा, हटाओ इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8/11 से कर लिया, जब भी वो परफेक्ट y नहीं आ रहा है यार, y तो बिल्कुल एक परफेक्ट निकलेगा 9/11, बाकी ठीक है। अब अपने को पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो अपन एक काम करते हैं, पूरा हटाओ यार, फिर तो पूरा हटाना पड़ेगा यार, एक डिजिट का देखो, मतलब इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, अगर आपने कुछ गलत रीड कर लिया, चलो ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक थी कोई बात नहीं, बट अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर कुछ गलत भी रीड कर लिया, मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती। चलो ये तो समझ गए, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 इंटू होगा 11 से, और 9 मल्टीप्लाई होगा हमारा y प्लस 2 से, ये 9/11 है, 8/11 नहीं है, हमने 8/11 से निकाला था इसलिए नहीं निकला, ठीक है। चलो 11 इंटू एक्स 11x, मेहनत खराब हो गई, कोई बात नहीं, 9y 9 इंटू वाई 9 दूना 18, 11x, ठीक है, और इसको 22 को उधर भेज दो तो 9y प्लस 18 और माइनस का 22, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी यहां पर निकल के 11x इज इक्वल टू 9y 18 माइनस 22 माइनस का 4, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, क्लियर, बस। अब यहां पर अपने पास में सेकंड है ये वाली, इसको लिख लेते हैं, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6,
क्लियर है? इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 से। 6 इंटू एक्स 6x, 6 तिया 18, 5y, 5 तिया 15, 6x प्लस 18y, राइट। चलो एक काम करते हैं, इसको ले लेते 6x और इज इक्वल टू 18y को उधर भेज देते हैं 5y प्लस 15 माइनस 18, तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, राइट। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहां कर रहा हूं मैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूटिंग इस इक्वेशन को आप बोल दो भले थर्ड इक्वेशन, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या थी अपनी, निकली थी ना अभी, ये रही 9y माइनस 4 इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में इक्वेशन है 6x की जगह पे, एक मिनट पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, 6 इंटू में x की जगह पे मैं लिखूंगा 9y माइनस 4, 11 माइनस 5, सॉल्व कर लो इसको। 9 6 जा, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 6 इंटू में 9y माइनस 4 अपॉन 11, राइट। तो पहली बात तो ये सॉल्व होगा, ठीक है, तो इसको मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 6 इंटू 9y 9 छिंग 54y, 6 इंटू 6 चौक 24 माइनस 11, 5y माइनस 3, क्लियर। 11 को उधर ले जाओ तो ये 54y माइनस 24, 11 मल्टीप्लाई होगा पूरे 5y माइनस 3, 11 ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो यहां पर 54y माइनस 24, 11 पंजे 55y, 11 तिया 33, देखो इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 55y माइनस 54y, और इसको इधर ले आओ तो माइनस का 24 प्लस का 33, तो फिर 1y आ जाएगा यहाँ पर, 33 में से 24 लेस करेंगे तो 24 6 9, y की वैल्यू हमारी आ गई 9, क्लियर है बात। तो y हमारा आ चुका है 9, y हमने क्या लेट किया था, y लेट किया था हमने डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तो आ गया हमारा 9। अब हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है, न्यूमरेटर कहां से निकलेगा, x कहां से निकलेगा, यहां से। एक काम करते हैं, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, तो x हमारा यहां से निकलेगा, अरे रे रे भैया, x जो है वो कितना है 9y माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 11, तो x की वैल्यू 9 की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y हमारा 9 है, 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 81 माइनस 4 कितना होता है 77 अपॉन 11, x की वैल्यू हमारी 7 निकली। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x तो हमारा कितना आया 7 और y हमारा आया 9, मतलब हमारा जो फ्रैक्शन होगा x बाय y वो कितना होगा 7 बाय 9। इसने पूछा था हमसे फ्रैक्शन क्या था, फाइंड द फ्रैक्शन 7 बाय, क्या मेरी बात समझ में आ गई, कितना इजी क्वेश्चन था, क्लियर है। चलो कैलकुलेशन टफ थी बट इजी था। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their percentage? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक तरह से एजेस के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, एजेस के ऊपर बेस्ड है। तो एजेस वाले क्वेश्चंस जब भी आए बहुत ध्यान से समझना, एजेस वाले क्वेश्चन जब भी आए कोशिश करनी है रफली पहले करो और फिर बाद में हम क्या करेंगे फेयर आउट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, पहले रफली करना है, वैसे तो हर क्वेश्चन को रफली करो फिर फेयर आउट करो, डायरेक्ट मत करो, राइट। तो देखो एजेस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं बहुत ध्यान से समझना। इसने कहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो पहली बात तो दो पर्सन कौन कौन आ रहे हैं जिनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है एजेस का, तो आप कहोगे एक तो सर जैकब है और एक है उसका सन, क्लियर, और कोई है नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि जैकब और एक तो जैकब है ये मैंने ले लिया, और एक उसका सन है तो ये मैंने ले लिया सन, राइट। ये दो हमारे को यहां पर पर्सन नजर आ रहे हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहां पर जैकब की और सन की एज एक तरह से प्रेजेंट एज लेट कर लूंगा, क्लियर। तो मैंने कहा कि यार प्रेजेंट एज जो है, जो प्रेजेंट एज है जैकब की वो एक्स ले ली और सन की एज को मैंने ले लिया प्रेजेंट एज को वाई,
ले सकता हूं, कोई दिक्कत। तो मैंने ले ली प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसने कहा वैसे वैसे चलो, इसने कहा 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो इसने क्या बोला? 5 ईयर हेंस। हेंस मतलब होता है बात, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 5 ईयर हेंस, अगर हेंस मतलब भी नहीं समझो ना तो भी कोई बात नहीं, टेंस पता है। टेंस में क्या आता है? फ्यूचर में विल, शैल इनका यूज होता है, और पास्ट के लिए वॉज, वर इनका यूज होता है, राइट? बस आपको ये कीवर्ड देखना है। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल आ गया। विल मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, बाद। तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट तो +5 अगर होगा, मतलब 5 साल बाद में, अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है, तो 5 साल बाद में इसकी एज कितनी हो जाएगी जैकब की? अगर अभी x है तो 5 साल बाद में x+5, तो आप कहोगे x+5। क्लियर है बात? और सन की एज कितनी हो जाएगी? सन की एज अगर प्रेजेंट एज y है तो 5 साल बाद में y+5। पहली बात ये बना लेनी। अब देखो इसको पढ़ो, 5 ईयर हैज, चलो 5 साल बाद की एज आ गई हमारी x+5 y+5। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज जो थी, मतलब x+5 थी, वो सन की एज की कितनी टाइम्स थी? 3 टाइम्स थी। तो अब आप यहां पर करो कि यार ये जो x+5 है वो एक तरह से क्या है? y+5 का 3 टाइम्स है। 3 मल्टीप्लाइड बाय y+5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से इक्वेशन बनानी है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लियर है? पहले मैंने लिया प्रेजेंट एज, जैकब की x ले ली, सन की y ले ली। 5 साल बाद की बात कर रहा है तो 5 साल बाद में जाना पड़ेगा। x अगर प्रेजेंट एज है तो 5 साल बाद में x+5 हो जाएगी, y y+5 हो जाएंगे 5 साल बाद में। फिर स्टेटमेंट ने बोला द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज x+5 है, तो जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी उसकी सन की एज। सन की एज y+5 का 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई कर। ठीक है, चलो। 5 ईयर अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर अगो की बात कर रहा है। 5 ईयर अगो का मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, और टेंस को पकड़ो, जैकब एज वॉज की बात कर रहा है। वॉज मतलब पहले की बात, तो 5 साल पहले जाना पड़ेगा, -5। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट फ्यूचर, और ये पास्ट की बात। 5 साल पहले अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले x-5 रहेगी, और सन की एज y-5 रहेगी। इसमें तो कोई परेशानी नहीं। इसने कहा है जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले जैकब की एज सन की एज की कितनी थी? 7 टाइम्स थी। तो आप कहोगे सर इक्वल लगाओ और यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। खत्म बात। समझ गए होंगे तुम क्या मैं करना चाह रहा हूं। अब आ जाओ, तो क्या लेना है अपने को? सबसे पहले प्रेजेंट एज लेनी है x और y। तो अपन यहां पर ले लेते लेट द एज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। क्या करा हमने? उसकी एज ले ली सन की और जैकब की x एंड y। क्लियर है? चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ज्यादा अपने को कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना कुछ लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस आपको ये दोनों इक्वेशन लिख लेनी है, एक ये इक्वेशन, ये इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी, तो हम कह देते हैं x-5, ठीक है, इक्वल टू 7 इंटू y-5। एक इक्वेशन ये बनी, और एक इक्वेशन हमारी बनी x+5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y+5। ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलेंगे सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बात? चलो, अब देखना बहुत ध्यान से, इस वाली इक्वेशन को करते पहले। ठीक है, अब देखो पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम एक्सपेंड कर लेंगे। ये x-5 है, 7 इंटू वाई कर लो, 7y हो जाएगी। एक्सपेंड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहां पर मेरे पास में x-5 इज इक्वल टू 7 इंटू y-5 वाली इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x-5 7 इंटू वाई से तो कितना आ जाएगा हमारा 7y। 7 इंटू 7×5 35, -5 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो 7y -35 प्लस 5। x की वैल्यू आ जाएगी 7y और माइनस का 30। क्लियर है? तो x आ चुका है हमारा 7y -30। ठीक है,
इस वैल्यू को हमें सेकंड वाले में पुट कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट से हमने निकाली है वेरिएबल की वैल्यू, इसको सेकंड में पुट कर दो। क्लियर है? ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। आ जाओ, इस वैल्यू को सेकंड में पुट करना है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7y माइनस 30 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास में? x प्लस 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 5। ये है, पहले इसको एक्सपेंड कर लो, फिर आप पुट कर लेना x की वैल्यू, या कर भी सकते हो आप, वैसे तो यहीं पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी है, 7y माइनस 30 है, राइट? तो यहां पे लिख लेते 7y माइनस 30 और प्लस 5, इसको कर लो 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 50। तो इस 3y को इधर ले आओ तो 7y माइनस 3y हो जाएगा, बाकी वैल्यू को आप उधर ले जाओ तो ये प्लस का 15 है, ये प्लस का 30 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। 7y माइनस 3y 4y और 15 प्लस 30 45, 45 में से 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 40 डिवाइड बाय 4 विच इज 10। y की वैल्यू कितनी निकलती? 10। y हमारा क्या था? y था सर, y था हिज सन की, उसके सन की एज ली थी हमने, और जैकब की एज क्या ली थी? जैकब की एज ली थी x। y 10 निकला है, मतलब उसके सन की एज, his son's age, his son's age will be कितनी? y 10 ईयर। ठीक है, x निकाल लेते हैं, x हम यहां से निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू में y हमारा कितना निकला? 10, तो यहां पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 10 70 माइनस 30 विच इज 40। तो x हमारा निकल चुका है 40, तो हम कहेंगे जैकब्स एज विल बी x, मतलब 40 ईयर। प्रेजेंट एज निकल गई इनकी, x और y। क्लियर है? तो इसने व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज ही पूछा था, प्रेजेंट एज निकल चुकी। क्लियर है बात? यस और नो? ठीक है, चलो भैया, तो इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। क्लियर है? पूरी एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली है अच्छे से, आराम से। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से एक वीडियो देख लेना, वीडियो पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ी रहेगी, तो आपको वीडियो वापस देख लेना है अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, और मैं फिर से रिकमेंड करूंगा जाते जाते कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हमने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो जो आपके फंडामेंटल से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे उसके अंदर है, तो वो आप देख लोगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार चैप्टर है क्या। राइट? क्लियर है? तो ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।